हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है ऊतक टिश्यू अध्याय 4। तो देखिए, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज के बारे में बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया था। जो आज का सेशन है इसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जंतु ऊतक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो जंतुओं की जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल के अनुकूल होते हैं। जंतुओं के शरीर में जीवन भर वृद्धि नहीं होती है और जंतुओं में विभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होती है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है, इनके 4 प्रकार हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन चारों ऊतकों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उपकला ऊतक के बारे में देख लेते हैं। उपकला ऊतक अंगों को ढकने के साथ ही रक्षात्मक बाह्य आवरण भी प्रदान करता है और शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की सेलेस्मिक झिल्ली का निर्माण इसी ऊतक के द्वारा होता है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे के समीप होती है, यानी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण कोलेजन, प्रोटीन तथा प्रोटियोग्लाइकॉन के द्वारा होता है। यह चिपकने, श्रावण तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। उपकला ऊतकों की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक अनवरत परत का निर्माण करते हैं। इन परतों के मध्य चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं उस स्थान को भर देते हैं जिससे इन ऊतकों के बीच का जो गैप होता है, जिसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, ये खत्म हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। उपकला ऊतकों के जो कार्य हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए, जो उपकला ऊतक है ये ऊतक जल और पोषण पदार्थों के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं और ये अंगों के चोट को ठीक करने में संक्रमण और रसायनों के हानिकारक प्रभाव से भी रक्षा करते हैं। तो ये जो उपकला ऊतक हैं, जब अंग पर चोट लग जाता है यानी कोई जख्म हो जाता है तो इसको ये ठीक करते हैं। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और रसायनों के हानिकारक प्रभाव से भी ये रक्षा करते हैं। शरीर से उत्सर्जित पदार्थों की निकासी में सहायता करते हैं। मूत्र संबंधी अंगों के संकुचन और विस्तार को ये संभव बनाते हैं और अपने से नीचे स्थित ऊतकों की ये सुरक्षा करते हैं और संवेदी उत्तेजनाओं को ये ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जो उपकला ऊतक है इनके जो प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके कुछ प्रकार हैं। उपकला ऊतक के 2 प्रकार हैं: सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला जो ऊतक है इसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला है सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पश्चिमाभि एपिथेलियम और छद्म एपिथेलियम। इसके बाद जो संयुक्त उपकला है इसके 2 प्रकार हैं: स्तरित संयुक्त एपिथेलियम और परिवर्तित संयुक्त एपिथेलियम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरल उपकला ऊतक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सरल उपकला जो ऊतक है, सरल उपकला ऊतक कोशिकाओं की एकल परत से ये बना होता है जो मुख्यतः स्रावी और अवशोषी सतह पर ये पाए जाते हैं। इन्हें संरचना और आकार के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है सल्की एपिथेलियम। क्या है? सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार, पश्चिमाभि और छद्म स्तरित। ये सभी जो है इनके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है सल्की एपिथेलियम। इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। ये बहुत पतले और कोमल स्तर का जो है निर्माण करते हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच इन कोशिकाओं का बना होता है और इसका केंद्रक चपटा होता है जो मध्य में पाया जाता है तथा जो कोशिका सतह को कुछ उभार देता है। तो सल्की एपिथेलियम का जो फिगर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चपटी प्रकार के हैं। ठीक है, इनका जो आकार है चपटा है। सल्की एपिथेलियम त्वचा, मुख की परत, श्वसनियों, अंतःकरण, मुख गुहा, ग्रसनी और कॉर्निया, रुधिर नलिका, आहार नाल, जीभ, वायुकोश, इनके ऊपर ये पाए जाते हैं और ये ऊतक सुरक्षा, श्रावण और गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। दूसरा है घनाकार एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ये ऊतक शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं और ये लाल ग्रंथियों, वृक्क के वृक्कों, इनके नलिकार भागों, मूत्र मार्ग यानी जो मूत्र मार्ग होता है और जो थायराइड ग्रंथियां होती हैं, इन
आदि के बीच में ये आदि इन मतलब कि इनमें ये पाई जाती हैं, घनाकार एपिथेलियम। और इसका जो मुख्य कार्य है सुरक्षा, श्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन करना, याद रखिएगा। घनाकार जो एपिथेलियम है, आप देख सकते हैं जो इनका आकार है किस तरह से है, घनाकार इनकी आकृति है। इसके बाद तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसकी कोशिकाएं परस्पर स्तंभाकार उपकला के रूप में एक दूसरे से सटी रहती हैं। इसका केंद्रक कोशिका के आधार में स्थित होता है। यह सामान्यतः अमाशय, आंतों के अस्तर, वायु कोष्ठों तथा अधिकांश ग्रंथियों में पाई जाती है। ये आंत्र के आंतरिक भाग का निर्माण करती है जिसमें भोजन का अवशोषण होता है। यह अवशोषण एवं श्रावण जैसे दो मुख्य कार्य करती है, याद रखिएगा। और इसके फिगर को देख लेते हैं। फिगर को देखकर जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। जो स्तंभाकार एपिथेलियम है, इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं किस प्रकार के हैं। तो इनका जो आकार है स्तंभाकार है। देखिए, जो ग्रंथिल उपकला जो ऊतक है, इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसी स्तंभाकार उपकला जो विभिन्न रस और हार्मोन श्रावण के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, उन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ये जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं स्तंभाकार और आयताकार होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिकीय ग्रंथियां, यह मुख्यतः आंत और श्लेष्मा झिल्ली से निष्कासित ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, जैसे में आहार नाल की गॉबलेट कोशिकाएं। ठीक है। दूसरा है बहुकोशिकीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां ग्रंथि कोशिकाओं का एक समूह होती हैं और गहराई में पाई जाती हैं, जैसे लार ग्रंथियां। और ये दो प्रकार में विभाजित मतलब होती हैं। इनका दो प्रकार है, नलिकाएं। ठीक है, नलिकाएं। नलिकाओं में अगर देखें तो दूसरा है पहला है नलिकाएं, दूसरा है एल्वियोलर। ठीक है, नलिकाएं ये ग्रंथियां नली के आकार की होती हैं, जैसे में स्वेद, स्वर और तैलीय ग्रंथियां आदि, ये सभी नलकीय मतलब की ग्रंथियां हैं। और जो एल्वियोलर है, एल्वियोलर, ये अगर इनके बारे में बात करें तो इनमें कोष्ठ होता है, कोष्ठ जैसा स्थान होता है जो इनका स्रावी भाग होता है, जैसे में लार ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। तो एल्वियोलर। देखिए, इसके बाद है पश्चमाभी एपिथेलियम। और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मतलब कि घनाकार भी पाई जाती हैं। इनका आकार घनाभाकार भी होता है, जिनके स्वतंत्र सिरों पर रोम होते हैं। रोम का महत्वपूर्ण कार्य होता है कणों और मुक्त कोशिकाओं को रोकना। ठीक है, फ्री सेल्स को रोकना। और ये ऊतक श्वासनाल, मुख गुहा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। फॉलिपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। पश्चमाभीय ऊतक मूत्र, मस्तिष्क, मेरु, द्रव और श्लेष्मा के संवहन में ये सहायक होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है पांचवा, छद्म स्तरित उपकला ऊतक। यह उपकला एक कोशिकीय होती है, परंतु दो कोशिकीय परत जैसे प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे छद्म स्तरित उपकला कहते हैं। ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। यहां पर आप देख सकते हैं छद्म स्तरित एपिथेलियम। इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं किस तरह से इसको दर्शाया गया है। लंबी कोशिकाओं में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है तथा इनमें पश्चमाभ भी पाए जाते हैं, परंतु छोटी कोशिकाओं में गोल केंद्रक होता है तथा पश्चमाभ रोम नहीं होते हैं। छोटी कोशिकाएं मुक्त सतह तक नहीं फैली होती हैं। जो छोटी कोशिकाएं होती हैं ये मुक्त सतह तक फ्री जो मतलब कि लेवल होता है, जो मुक्त सतह होते हैं, यहां तक ये फैली नहीं होती हैं। और ये ऊतक कुछ ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं, जैसे लार ग्रंथियां, नर मादा के मूत्र मार्ग और घ्राण श्लेष्मा, सूंघने की जो झिल्ली होता है, यहां तक ये उपस्थित होते हैं। इन मतलब कि इन ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं। और ये वायुनाल तथा ब्रोंकाई में भी पाए जाते हैं। पश्चमाभ की गतिशीलता से कंठ में श्लेष्मा का ये परिवहन करते हैं, इनसे परिवहन होता है। ये ऊतक सुरक्षा और स्राव का कार्य करते हैं। ये पुरुषों के मूत्र नाल में मूत्र और वीर्य का तथा कंठ से वायु नाल तक वायु के प्रवाह में सहायता करते हैं। इसके बाद है संयुक्त उपकला ऊतक। देखिए, इन ऊतकों का निर्माण कई स्तरों से किया जाता है, जो सरल उपकला ऊतकों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और मोटे होते हैं।
स्तरित होने के कारण इनमें स्राव और अवशोषण कम पाया जाता है। संयुक्त उपकला ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्तरित संयुक्त उपकला, पहला अस्तरित संयुक्त उपकला, और दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा है परिवर्तित संयुक्त मतलब कि एपिथेलियम उपकला। तो इन दोनों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो मतलब कि जो अस्तरित संयुक्त उपकला है, ये उपकला की अनेक परतों से बने होते हैं, जिनकी सबसे आंतरिक कोशिका कला स्तंभाकार और आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन जो इसकी ऊपरी सतह होती है ये विभिन्न कोशिकाओं की बनी होती है। तो जो अस्तरित संयुक्त उपकला है, इसके आंतरिक कोशिका कला जो है वो स्तंभाकार या आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है, लेकिन जो ऊपरी सतह है इस मतलब कि उपकला की जो ऊपरी सतह होती है ये विभिन्न कोशिकाओं की बनी होती है। इसके बाद दूसरा है परिवर्तित संयुक्त उपकला। देखिए इन ऊतकों में अस्तरित संयुक्त उपकला ऊतकों की अपेक्षा कम परतें पाई जाती हैं, 4 से 6 के बीच पाई जाती हैं, और इन ऊतकों की आधारीय परत की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। मध्य परत की कोशिकाएं बहुभुजीय अथवा नाशपाती के आकार की होती हैं, जबकि ऊपरी सतह की कोशिकाएं बड़ी और गोलाकार होती हैं। इसके बाद परिवर्तित जो संयुक्त उपकला है, इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं, इनका जो फिगर है किस तरह से दिया गया है इसको आप देख सकते हैं। जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पर आधारित ये फिगर है। परिवर्तित संयुक्त उपकला ऊतक वृक्क नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, जो मूत्र मार्ग है, जो यूरिन का जो मार्ग होता है, मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, और इसी कारण इन्हें यूरोथीलियम भी कहते हैं। तो परिवर्तित जो संयुक्त उपकला ऊतक हैं ये वृक्क नलिका, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? यूरोथीलियम। यह ऊतक वाहिकाओं में तनाव को मुक्त करता है। यह ऊतक क्या करता है? वाहिकाओं में जो तनाव होता है इसको खत्म करता है, तनाव रहित बनाता है। जैसे में अधिक मात्रा में मूत्र एकत्र होने पर मूत्राशय होता है इसका आकार बढ़ जाता है, और मूत्र उत्सर्जन के बाद यह पुनः अपना मूल आकार ग्रहण कर लेता है। इसके बाद संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए संयोजी ऊतक जो है इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। किससे? भ्रूणीय मेसोडर्म से। तो संयोजी ऊतक का जो निर्माण होता है, जो उत्पत्ति होता है, किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, और ये शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण संयोजी ऊतक से, यानी सर्वाधिक मात्रा में, जो कह सकते हैं कि शरीर के लगभग 30% भाग यानी सर्वाधिक मात्रा का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से होता है। संयोजी ऊतक यह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के मध्य स्थित होता है, और सभी अंगों को परस्पर बांधने का ये कार्य करता है। इसके बाद संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव जो टिश्यूज है इसके 3 प्रकार हैं: सरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। तरल अथवा संवहनीय जो संयोजी ऊतक है इसके 2 प्रकार हैं: लसिका यानी लिम्फ और ब्लड, रुधिर। और जो वास्तविक संयोजी ऊतक है इनके भी कुछ प्रकार हैं: जलावत संयोजी ऊतक, रंजकीय संयोजी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, और इसके भी शिथिल संयोजी ऊतक के भी 2 प्रकार हैं: एरियोलर ऊतक और वसा संयोजी ऊतक। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वास्तविक संयोजी ऊतक का जो प्रकार है वो है सघन संयोजी ऊतक। इसके बाद जो कंकाल ऊतक है इसके भी 2 प्रकार हैं, एक है बोन यानी अस्थि, और दूसरा है कार्टिलेज यानी उपास्थि। तो इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, मतलब इनका जो जुड़ाव होता है वो कम होता है, और अंतर कोशिकीय जो अधात्री होता है इसमें ये धसी होती हैं। यह अधात्री ठोस जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में ये रह सकता है, पाया जाता है। संयोजी ऊतकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, मोस्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं और फाइब्रोसाइट्स व प्लाज्मा कोशिकाएं आदि पाई जाती है। सामान्य संयोजी जो ऊतक है, सिंपल कनेक्टिव जो टिश्यूज है, इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये लचीले तंतु हैं, ये आपके फाइब्रोसाइट्स हैं, ये आपका कोलेजन तंतु हैं, ये आपका
मॉस कोशिकाएं हैं, ये आपका लिम्फोसाइट्स है, ये क्या है, ये जो रेसिड टाइप है ये क्या है, ये है आपका बताइए ये क्या है, आप याद रखिएगा ये है आपके लचीले तंतु, और ये जो है बिंदु बिंदु ये जो खाली स्थान में है ये है मैट्रिक्स, और ये है मैक्रोफेज, ये वाला एरिया, ये है आपका वसा कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले तरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तरल संवहनीय संयोजी ऊतक, तरल या संवहनीय। देखिए रक्त और लसिका, जो ब्लड और जो लिम्फ है इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, और इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल अवस्था में, या जो तरल कह सकते हैं कि जो रक्त और जो लसिका है, जो लिम्फ है, इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, और इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होने के कारण इन्हें तरल ऊतक यानी फ्लूइड टिश्यू कहते हैं, फ्लूइड टिश्यू। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बिखरी रहती हैं, ठीक है, तितर बितर रहती हैं। सबसे पहले लसिका के बारे में अगर बात करें तो लसिका एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस क्या है, द्रव है, इसका कोई रंग नहीं होता है, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। लसिका में रुधिर की अपेक्षा कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन पाया जाता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं, साथ ही पोषक पदार्थों का परिवहन कर प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का जो है ये निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है रक्त अथवा ब्लड, रुधिर। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का गाढ़ा यानी कुछ चिपचिपा यह द्रव है। यह प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। रक्त गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन्स, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो ब्लड का कार्य क्या है, गैस, पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर के समस्त भागों में ऊर्जा का ये वितरण करता है। याद रखिएगा ब्लड का फंक्शन क्या है। इसके बाद अगर बात करें तो प्लाज्मा क्या है। देखिए प्लाज्मा रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा और जो क्षारीय तरल पदार्थ है इसको कहते हैं प्लाज्मा, जो संपूर्ण आयतन के दृष्टि से रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन और शेष भाग में कार्बोनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है आदि पाए जाते हैं। तो 90% यानी सबसे ज्यादा जल, 7% जो है प्रोटीन और शेष भागों में जो शेष बच रहे हैं यानी 3% में ये हार्मोन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा है 55% प्लाज्मा, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं। यानी ये है आपका लाल रुधिर कणिकाएं, ये है प्लेटलेट्स और ये क्या है, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। इसको आप देख सकते हैं। रुधिर और लसिका में अंतर क्या है, ब्लड और लिम्फ में अंतर को देखते हैं और याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन कम कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए और पीडीएफ भी इसको मतलब इस जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है। इस पीडीएफ को लेकर आप अपने जो रिवीजन को जो है और भी तीव्र कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो अपडेट्स है, इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर दिया गया है, दे दिया गया है वहां पे। तो चलिए रुधिर और जो लसिका है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए जो ब्लड होता है ये सामान्य तरल संयोजी ऊतक होता है, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, और जो लसिका होता है ये फिल्टर किया हुआ ब्लड होता है, छना हुआ रुधिर होता है। ब्लड यह गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन जो लसिका होता है ये रंगहीन ऊतक होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ब्लड में आरबीसीज अधिक, मतलब कि जो आरबीसीज होता है ये अधिक मात्रा में बहुतायत में पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज है ये कम मात्रा में जो है पाया जाता है ब्लड में। लेकिन लसिका में आरबीसीज अनुपस्थित होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज है ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है।
ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ब्लड ब्लड में अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, साथ ही ऑक्सीजन और पोषण पदार्थ अधिक होता है। ठीक है, और जो लिम्फ है इसमें यानी लसिका जो है इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक होती है, साथ ही ऑक्सीजन और पोषण पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लड इसमें अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा समान होती है जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद रुधिर कणिकाएं, ब्लड जो मतलब कि कर्पल्सेस हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो रुधिर कणिकाएं जो हैं इनके जो भाग हैं 3 भाग हैं। रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके भी कुछ भाग हैं, जैसे मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी 2 प्रकार है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स के 2 भाग हैं, CD4 और CD, याद रखिए CD4 और CD8। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लाल रक्त जो है, रक्त का अधिकांश भाग लाल रक्त कणिकाओं से बना होता है जो उभयावतल आकार की होती हैं। किस प्रकार की होती है, किस आकार की होती हैं? तो उभयावतल। ये केवल कशेरुकी जंतु हैं, जो वर्टेब्रेट जो एनिमल्स होते हैं, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, इनमें ये पाया जाता है, केवल इन्हीं में। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के कारण होता है। तो ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीजें होती हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण 95% ग्लोबिन यानी प्रोटीन, 5% रंजक हीम से होता है। तो याद रखिएगा 95% इसमें प्रोटीन यानी ग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का निर्माण किन किन से होता है? 95% ग्लोबिन और 5% रंजक हीम से होता है। ये ऑक्सीजन से संयोग करके अपूर्व क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन से संयोग करने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं, अपूर्व क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन के साथ अवशोषित होकर ये एक विशेष पदार्थ के रूप में अस्थायी यौगिक का भी निर्माण करते हैं, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक कहा जाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड के कमी से लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण दर में कमी आती है। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनकी निर्माण जो होता है धीमा हो जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में अगर देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये आपका हीम, ये क्या है? हीम है। ये ऑक्सीजन अणु, ये जो इस प्रकार के दिए गए हैं, ये हीमोग्लोबिन अणु आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये जो दिया गया है, ये जो ऐसे ऐसे से जो बनाया गया है, ये क्या है? ये है आपका लाल रुधिर कणिकाएं। और ये क्या है? ये है हीमोग्लोबिन अणु। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इरिथ्रियोसाइट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। जो इरिथ्रियोसाइट्स है इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका विघटन प्लीहा में होता है, जिसे आरबी सीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका विघटन कहां पर होता है? प्लीहा में, याद रखिए प्लीहा में। और इसे आरबी सीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। इनकी जीवन अवधि 120 दिन की होती है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स, इनके बारे में अगर बात करें, श्वेत रक्त कणिकाएं अनिश्चित आकार, हीमोग्लोबिन रहित और केंद्रक युक्त होती हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं के तुलना में काफी कम होता है। मानव रक्त में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है और इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 10 से 13 दिन की होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा और कभी कभी लीवर और प्लीहा में भी होता है।
इनका आकार अमीबा के समान प्रतीत होता है। सूक्ष्म कणों के उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में कई प्रकार के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। इन्हें याद रखिएगा ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलोसाइट्स। ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तथा बेसोफिल्स आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, ईओसिनोफिल्स इस प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षण और एलर्जी आदि का कार्य करती हैं। बेसोफिल्स ये कणिकाएं मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का संवहन करती हैं। यह श्वेत रक्त कणिकाओं का 0.5% होती है। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 60 से 70% भाग यानी सर्वाधिक मात्रा इन्हीं का होता है और ये बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है और इसी कारण इन्हें माइक्रोफेजेस भी कहा जाता है। माइक्रोफेजेस याद रखिएगा। इसके बाद है अग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए, अग्रेन्युलोसाइट्स का निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है और ये दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 33% भाग होती हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल होता है। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। मोनोसाइट्स ये आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है परंतु इनका केंद्रक छोटा होता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं में 3 से 8% भाग है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट्स याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो WBC जो है इन जीवाणुओं को नष्ट करने का ये कार्य करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाओं या कणिकाएं ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो जो WBC है इसका कार्य क्या है याद रखिएगा। रुधिर प्लेटलेट्स क्या है? यह मुख्यतः मनुष्य और अन्य स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है। जो प्लेटलेट्स होता है मनुष्य और स्तनधारी वर्ग के जो इनमें जो ब्लड पाया जाता है, इन ब्लडों में प्लेटलेट्स पाया जाता है और इनकी जो रचना होती है, संरचना होती है वो गोलाकार होती है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो याद रखिए कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में, जिनकी अवधि जीवन की जो अवधि होती है इनकी रुधिर प्लेटलेट्स का वो 1 सप्ताह या 7 से 10 दिन के मध्य होता है और इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। शरीर में रक्त की कमी होने पर या शरीर के कट जाने पर रक्त के स्राव को रोकना इसका मुख्य कार्य होता है और इस प्रकार ये रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायता करती है। याद रखिएगा, रुधिर के कार्य क्या है? 2 प्रमुख कार्य हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला है परिवहन करना और दूसरा है ताप का नियंत्रण करना, टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, रक्त का मुख्य कार्य हेमोग्लोबिन के द्वारा वायुमंडल में अवशोषित ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है और इसके अतिरिक्त विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उत्सर्जी अंगों में ले जाना है। रक्त पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का परिवहन करता है और साथ ही रोगों से रक्षा और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग तथा घाव भरने का ये कार्य करती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, जब शरीर में चोट लगने पर ब्लड वेसल्स फट जाती हैं यानी रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं तो रक्त का बहाव अधिक होने लगता है, मतलब खून निकलने लगता है और यह जब खून निकलने लगता है तब यह अर्ध ठोस पदार्थ यानी जेली के रूप में क्या होता है? जम जाता है, जिसे स्कंदन कहा जाता है। अगर आपको चोट लग जाता है, अगर ब्लड आपका जम जाता है, चोट लगने के बाद जैसे ब्लड निकलता है और कुछ देर बाद ब्लड जम जाने के बाद ब्लड का जो निकलना होता है वो रुक जाता है, तो ब्लड का जो आपका मतलब कि जो ब्लड है वो आपका बहुत बढ़िया ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कट जाने के बाद, फट जाने के बाद ब्लड अगर आपका जो है नहीं रुक रहा है, वहां पे ब्लड नहीं जम रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रक्त का स्कंदन एक जटिल प्रक्रिया होता है और शरीर से रक्त प्रवाहित होता है, तब उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स वायु से क्रिया करती हैं और इसके साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में वह प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन नामक पदार्थ का ये स्राव करता है।
या थ्रोम्बिन रक्त के प्रोटीन फाइब्रिनोजन को ये उत्प्रेरित करता है और फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन तंतुओं के जाल में ये परिवर्तित हो जाती है। इस जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। तो प्रोसेस याद रखिएगा। रक्त में उपस्थित हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है, जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बिन तथा कैल्शियम का संयोग से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। इन तीनों के मिलने से थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजोन, जो थ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजोन जो है, इसके मिलने से फाइब्रिन का निर्माण होता है और फाइब्रिन तथा रुधिराणु है, फाइब्रिन और रुधिराणु के मिलने से रक्त का थक्का बनता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। मनुष्य के रुधिर जो वर्ग है इसके बारे में हम लोग जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनका नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में, कब? 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में खोजा कि सभी मनुष्यों का जो ब्लड है वो समान ना होकर विभिन्न प्रकार का होता है। विभिन्न प्रकार का मतलब ब्लड ग्रुप अनेक प्रकार के होते हैं, यानी कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी का ब्लड ग्रुप समान नहीं होता है। यहाँ पे रंग की बात नहीं की जा रही है। ब्लड का रंग सबका लाल ही होता है, लाल पीला हरा नहीं होता है। तो मनुष्यों का जो रुधिर होता है वो समान ना होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न ब्लड ग्रुप का होता है। और इस भिन्नता के कारण रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसकी उपस्थिति इसमें जो है विशेष प्रकार की जो मतलब इस भिन्नता का जो कारण है, रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की उपस्थिति है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। वास्तव में जो अक्षर यानी जो कैपिटल ए और बी जो है, ये दो विभिन्न प्रकार के एंटीजनों को निरूपित करते हैं। लाल रुधिराणुओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे गए, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। जिस मनुष्य के जो ब्लड है, जिस मनुष्य में जो ब्लड होगा वो अगर ए ग्रुप का होगा तो उस मनुष्य के अंदर जो एंटीजन होगा वो केवल ए होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा। ठीक है, तो यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी में अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, जो एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप के समान होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसके विपरीत होगा। यानी विपरीत हमको 3 वर्ड याद रखना है, ए बी और बी, ए और बी और ए बी, यहीं पे आपको जो है समझना है। तो अगर एंटीजन ए है, अगर किसी मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप जो ए है, अगर उसका एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा, लेकिन एंटीजन बी होगा। रुधिर वर्ग और एंटीजन समान होंगे, लेकिन एंटीबॉडी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एंटीजन ए और बी दोनों होगा। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। हमको 3 वर्ड ध्यान में रखना है। तो 3 वर्ड में ये भी जो है आ जाता है, तो ए बी अगर आ गया तो अनुपस्थित हो गया एंटीबॉडी। वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ जीन का है, यानी जिस मनुष्य के ब्लड ग्रुप ओ है, उनमें एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, और जो एंटीबॉडी होता है वो ए और बी होता है, तो याद रखिएगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सभी को खून दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल ये डोनर होते हैं। मनुष्य में रक्त आधान जो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनता है। तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन बनता है, किसके द्वारा बनता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। और किसी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीबॉडी और एंटीजन अनुपस्थित होते हैं
तो जिससे मानव रक्त में कोई भी रक्त अभिलेषण यानी नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है किसके द्वारा ये बनता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनता है। थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का है, और जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। इस ग्लोबुलिन प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, और किसी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीबॉडी और एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, जिसे मानव रक्त में कोई भी रक्त अभिलेषण नहीं होता है। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी उपस्थित मतलब कि होता है, तो क्या होगा, मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। यानी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। और रक्त का आदान प्रदान यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आदान प्रदान से ऐसे रक्त जो है अगर मिल जाते हैं, यानी एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी और बी के साथ, तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है समान हो, तब रक्त का थक्का जम जाता है, थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, और अभिलेषण यह क्रिया जो है, ब्लड जो क्लॉटिंग होता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, अभिलेषण कहलाता है। और इस परिस्थिति में रक्त प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्लड पूरा शरीर में जम जाता है, सर्कुलेशन रुक जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो देखिए, जिस व्यक्ति के माता पिता, अगर बात करें या यूं बात करें कि जिसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप है, तो उनके बच्चे जो मतलब कि जिस ग्रुप के हो सकते हैं वो होंगे ओ ग्रुप के। ए बी और ए बी ग्रुप के नहीं हो सकते हैं। तो जिसके माता पिता ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप के हैं, ब्लड ग्रुप जिनका ओ है, जिनके माता पिता का, तो उनके बच्चे ओ ग्रुप के होंगे। ए बी और ए बी ग्रुप के नहीं हो सकते हैं। जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है, उनके बच्चे ओ या ए ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन बी और ए बी के नहीं हो सकते हैं। जिनके माता पिता ओ और बी ग्रुप के हैं, उन बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा, उनका क्या होगा, या तो ओ होगा या बी ग्रुप का होगा, लेकिन ए ग्रुप और ए बी ग्रुप नहीं होगा। और जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी ग्रुप का है, तो उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए ग्रुप का या बी ग्रुप का होगा। ओ और ए बी ग्रुप असंभावित है। जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए या ओ ग्रुप का होगा, बी और ए बी नहीं होगा। जिनके बच्चे मतलब कि जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, उनके बच्चे ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, ओ ग्रुप का या ए बी ग्रुप का हो सकते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता ए या ए बी ग्रुप के हैं, ए या ए बी ग्रुप के माता पिता हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे ए ग्रुप के, बी ग्रुप के या ए बी ग्रुप के होंगे, ओ ग्रुप के नहीं हो सकते हैं। जिनके माता पिता बी बी ग्रुप के हैं, यानी दोनों का ग्रुप बी है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो संतान है, उनका ग्रुप क्या होगा, या तो बी ग्रुप का या तो ओ ग्रुप का। ए और ए बी ग्रुप का नहीं होगा। जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप बी या ए बी है, इन दोनों में से या दोनों है, तो बी या ए बी माता पिता वाले जो होंगे, इनके बच्चे जो जन्म लेंगे, वो ए ग्रुप के होंगे, बी ग्रुप के होंगे या ए बी ग्रुप के होंगे। और जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप है, तो या तो उनके बच्चे ए ग्रुप के, बी ग्रुप के या ए बी ग्रुप के होंगे, ओ ग्रुप के नहीं होंगे। तो देखिए, यहां पे ध्यान में रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति हैं, ये मतलब कि सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, और इस कारण इनको जो है ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, और इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं, सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते हैं। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है। ये क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, यदि पिता का रक्त RH+ हो, माता का भी रक्त RH+ हो, तो प्रथम संतान समान होंगी। लेकिन जब दूसरा बच्चा जन्म लेगा, तो पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो जिस पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है RH+ है,
तो पहला बच्चा तो सामान्य रूप से जन्म ले लेगा, लेकिन जब दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो गर्भ या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये देखिए साइंस का जो टर्म है वो थोड़ा सा कुछ मतलब कि अल्टा, मतलब कि थोड़ा सा टंग घुमाकर बोलना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, तो डोंट माइंड, थोड़ा सा मिसिंग भी हो जाता है या फिसल भी जाता है, तो आप लोग खुद से जो है प्रोनाउंसिएशन करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद देखिए हम लोग जो है RH फैक्टर से नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। RH फैक्टर क्या है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने RH फैक्टर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, और जिसके पास PDF है वो एक बार रिवीजन कर लेगा, या बुक है तो आप बुक से रिवीजन कर लीजिएगा। तो RH फैक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में RH फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी का जो पॉइंट्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।